साल 2026 आ गया है और कोडिंग की दुनिया मतलब बहुत तेजी से बदल रही है। एआई टूल्स अब हमारे वर्कफ्लो का एक नियमित हिस्सा बन चुके हैं। नए फ्रेमवर्क्स हर दूसरे दिन सामने आ रहे हैं। लेकिन एक चीज है जो नहीं बदली है। अगर हम जावा इकोसिस्टम पर नजर डालें तो एक ऐसी बहस है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक्लिप्स या इंटेलिजा आइडिया। बिल्कुल। और स्वागत है आज की इस गहन चर्चा में। आज हमारा मिशन बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे पास जो रिसर्च है, कम्युनिटी डेटा और तकनीकी आर्टिकल्स का जो स्टैक है, हम उसका विश्लेषण करेंगे और ये समझेंगे कि प्रोजेक्ट की जटिलता, टीम के आकार और डेवलपर की प्राथमिकताओं के आधार पर इन दोनों दिग्गजों में से कौन सा टूल आज के समय में सबसे उपयुक्त है। चलिए इसे समझते हैं। क्योंकि एक सही आईडीई यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का चुनाव किसी भी डेवलपर की उत्पादकता और उसके कोडिंग अनुभव को पूरी तरह से बदल सकता है। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि टेक की दुनिया में जहां चीजें रातों रात पुरानी हो जाती हैं, वहां ये दोनों टूल्स सालों से अपना दबदबा बनाए हुए हैं। दुनिया भर की शीर्ष कंपनियां आज भी इन पर आंख मूंद कर भरोसा करती हैं। तो हमारा काम किसी एक को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कौन सा टूल किस परिस्थिति में बेहतर काम करता है। तो अब बिना समय बर्बाद किए सीधे एक्लिप्स से शुरुआत करते हैं। एक्लिप्स फाउंडेशन द्वारा संभाला जाने वाला ये टूल दशकों से जावा डेवलपमेंट की आधारशिला रहा है। हमारे सामने जो जानकारी है उसमें एक्लिप्स की जिस खूबी पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो है इसका पूरी तरह से फ्री और ओपन सोर्स होना। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये सिर्फ नाम का फ्री नहीं है। जब हम एंटरप्राइज स्तर की बात करते हैं तो फ्री होने का मतलब सिर्फ कुछ डॉलर्स बचाना नहीं होता। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। क्योंकि फ्री शब्द सुनकर अक्सर ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ छात्रों या छोटे स्टार्टअप्स के लिए होगा जिनका बजट बहुत कम है। क्या बड़ी कंपनियों में सच में इसका इतना फर्क पड़ता है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। जरा एक ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी की कल्पना कीजिए जहां 10,000 डेवलपर्स काम कर रहे हों। अगर वे कोई पेड सॉफ्टवेयर चुनते हैं तो उन्हें 10,000 लाइसेंस खरीदने होंगे। कॉर्पोरेट दुनिया में इसका मतलब है महीनों की ब्यूरोक्रेसी, बजट अप्रूवल, प्रोक्योरमेंट विभागों के साथ माठापच्ची। और हर साल लाइसेंस रिन्यूअल की सिरदर्दी भी। बिल्कुल। एक्लिप्स का ओपन सोर्स मॉडल इस पूरी प्रशासनिक बाधा को एक झटके में खत्म कर देता है। एक लीड डेवलपर अपनी पूरी टीम को बिना किसी से परमिशन लिए तुरंत एक बेहतरीन टूल दे सकता है। ये बहुत बड़ी आज़ादी है। लेकिन क्या इस मुफ्त होने की कोई छिपी हुई कीमत नहीं है? मेरा मतलब है एक्लिप्स का प्लगइन इकोसिस्टम बहुत विशाल है। चाहे जावा हो, पाइथन हो, C++ हो, हर चीज के लिए हजारों प्लगइन्स मौजूद हैं। ये खाली कैनवस की तरह है जिसे आपको खुद तैयार करना पड़ता है। ये बात तो है। तो क्या एक डेवलपर का असली काम प्लगइन सेट करना, अलग-अलग टूल्स को आपस में जोड़ना और कॉन्फ़िगरेशन ठीक करना है, या फिर कोर लॉजिक लिखना? अगर किसी टीम को अपना एनवायरनमेंट सेट करने में ही कई दिन लग जाएं, तो लंबी अवधि में वो फ्री टूल उत्पादकता के नुकसान के रूप में महंगा नहीं पड़ेगा? ये एक बहुत ही धारदार सवाल है। और देखिए, जो लचीलापन एक्लिप्स देता है वो निश्चित रूप से एक दो-धारी तलवार की तरह है। आपको सब कुछ खुद कॉन्फ़िगर करना पड़ता है और कभी-कभी दो अलग-अलग प्लगइन्स आपस में टकरा भी सकते हैं। हाँ, वो वर्जन कॉन्फ्लिक्ट वाली समस्या। सही कहा। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो एंटरप्राइज दुनिया में ये नियंत्रण अक्सर एक वरदान साबित होता है। जिन बड़े संगठनों की बात हम कर रहे हैं उनके पास अक्सर एक डेडिकेटेड टीम होती है जो इस एनवायरनमेंट को एक बार सेट कर देती है। अच्छा, तो हर डेवलपर को खुद से सेटअप नहीं करना पड़ता? नहीं, वो कस्टम एनवायरनमेंट उनकी खास जरूरतों के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है और फिर वो सालों तक बिना किसी परेशानी के चलता है। और शायद यही कारण है कि पुराने लेगेसी सिस्टम्स आज भी एक्लिप्स से चिपके हुए हैं। जब मैं रिसर्च डेटा देख रही थी तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न उभर कर सामने आया। बड़े बैंक्स, बीमा कंपनियां या सरकारी संस्थाएं आज भी अपने दशकों पुराने सिस्टम्स को एक्लिप्स पर ही चला रहे हैं। जरा सोचिए, किसी बहुत बड़े बैंक का कोर सिस्टम आज से 20 साल पहले जावा के किसी पुराने वर्जन का उपयोग करके लिखा गया था। वो सिस्टम आज भी लाखों ट्रांजैक्शन हर दिन प्रोसेस कर रहा है। उस कोड बेस को किसी नए टूल पर माइग्रेट करना बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। भयंकर जोखिम है। एक छोटी सी गलती और पूरा बैंकिंग सिस्टम बैठ सकता है।
उन विशाल और जटिल लेगेसी सिस्टम्स को अपग्रेड करने, उनमें छोटे-मोटे सुरक्षा पैच जोड़ने या बस उन्हें चालू रखने के लिए एक्लिप्स आज भी उद्योग में सबसे विश्वसनीय माना जाता है। हाँ, मतलब वही बात हो गई कि अगर कोई चीज टूटी नहीं है तो उसे ठीक करने की कोशिश मत करो। एकदम सही। और ओपन सोर्स होने का एक और बड़ा फायदा मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक्लिप्स में कोई ऐसा बग आ जाता है जो आपके काम को रोक रहा है। चूंकि ये ओपन सोर्स है, तो आप किसी बाहरी कंपनी के सपोर्ट टिकट के जवाब का इंतजार करने के लिए मजबूर नहीं हैं। तो मतलब टीम का कोई अपना डेवलपर ही उसे फिक्स कर सकता है। जी हाँ, आपकी टीम का कोई सीनियर डेवलपर सीधे एक्लिप्स के सोर्स कोड में जाकर उस समस्या को ठीक कर सकता है। नियंत्रण का ये स्तर कई कंपनियों के लिए अमूल्य है। तो ये बात तो साफ है कि एक्लिप्स आज भी एंटरप्राइज और लेगेसी दुनिया का बेताज बादशाह है, अपने असीमित लचीलेपन के कारण। लेकिन अब सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ मुड़ते हैं। इंटेलिजेडिया। हाँ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम जेटब्रेन्स द्वारा विकसित इंटेलिजे आइडिया को देखते हैं तो कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। ये आधुनिक विकास का पावर हाउस है। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो बार बार एक टर्म सामने आ रहा था, सुपीरियर कोड इंटेलिजेंस। ये इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। अब देखिए, ऑटो कंप्लीट तो आज हर बेसिक टेक्स्ट एडिटर में होता है, तो इंटेलिजेंस ऐसा क्या अलग कर रहा है जो इसे इतना खास बनाता है? यहीं पर इंटेलिजेंस बाकियों से बहुत आगे निकल जाता है। एक्लिप्स या अन्य पारंपरिक एडिटर अक्सर आपके कोड को सिर्फ टेक्स्ट के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन इंटेलिजे एक कदम आगे जाता है। जब आप कोई प्रोजेक्ट खोलते हैं तो ये पूरे कोड बेस को इंडेक्स करता है और उसका एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनाता है। ये एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री मतलब ये कोड के स्ट्रक्चर को समझता है? बिल्कुल। सरल शब्दों में कहें तो ये टूल सिर्फ शब्दों को नहीं मिलाता, ये कोड के कॉन्टेक्स्ट को गहराई से समझता है। ये जानता है कि कौन सा वेरिएबल कहां से आ रहा है, कौन सी क्लास किस दूसरी क्लास पर निर्भर है और किस मेथड का दायरा कहां तक है। इसका मतलब है कि जब इंटेलिजे कोई स्मार्ट सुझाव देता है तो वो सिर्फ एक अनुमान नहीं होता, वो पूरे प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर की समझ पर आधारित होता है। ये तो ऐसा है जैसे कोई बहुत ही अनुभवी सीनियर डेवलपर आपके साथ बैठकर पेयर प्रोग्रामिंग कर रहा हो। और आपको बता रहा हूं कि यहाँ ये मेथड काम नहीं करेगा क्योंकि आपने इसे प्राइवेट डिक्लेयर किया है। बिल्कुल। और इस गहरी समझ का सबसे बड़ा फायदा तब देखने को मिलता है जब बात रीफैक्टरिंग की आती है। बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स में रीफैक्टरिंग अक्सर एक पूरे सपने जैसा होता है। हाँ, वो फाइंड एंड रिप्लेस वाला डर। आप एक जगह बदलाव करते हैं और दूर किसी दूसरे मॉड्यूल में कुछ फटने की आवाज आती है। सबने ये महसूस किया है। मान लीजिए आपको एक ऐसी कोर क्लास का नाम बदलना है जिसका उपयोग पूरे प्रोजेक्ट में 100 अलग-अलग जगह हुआ है। पारंपरिक टूल्स में संभावना है कि आप कुछ ऐसा बदल देंगे जो नहीं बदलना चाहिए था। कोड टूट जाएगा। लेकिन इंटेलिजा के एडवांस्ड रीफैक्टरिंग टूल्स के साथ ये डर खत्म हो जाता है। तो ये ऑटोमेटेड रीनेमिंग को बहुत सुरक्षित बना देता है। जी, जब आप इसमें रीनेम करते हैं तो ये सिर्फ टेक्स्ट को नहीं बदलता, ये उस क्लास के हर रेफरेंस को सुरक्षित रूप से अपडेट करता है। मेथड एक्सट्रैक्शन या डिपेंडेंसी अपडेट्स जैसे इसके फीचर्स इतने सटीक हैं कि डेवलपर्स बिना डरे अपने कोड को लगातार सुधार सकते हैं, जो कि टेक्निकल डेट को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बिल्कुल। ये वाकई में बहुत प्रभावशाली है। लेकिन चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। इंटेलिजेंस की ये स्मार्टनेस हवा से तो नहीं आती है। इसकी वो इंडेक्सिंग प्रक्रिया जिसका आपने जिक्र किया, वो बहुत ज्यादा रिसोर्स हैवी होती है। हाँ, ये एक सच्चाई है। कई बार बड़े प्रोजेक्ट्स को लोड करते समय ये टूल काफी समय लेता है और इसे सुचारू रूप से चलने के लिए बहुत ज्यादा रैम और प्रोसेसिंग पावर की जरूरत होती है। क्या ये एक बड़ी कमी नहीं है, खासकर उन टीमों के लिए जिनके पास एकदम हाई एंड मशीनें नहीं है? ऐसा लगता है जैसे बैकग्राउंड में कोई बहुत भारी प्रोसेस चल रहा हो। ये इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी और जायज आलोचनाओं में से एक है। इसकी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग अक्सर आपके कंप्यूटर के पंखों को पूरी रफ्तार से घुमा सकती है। अगर आपके पास एक पुराना या कमजोर सिस्टम है तो इंटेलिजे का अनुभव धीमा और निराशाजनक हो सकता है। और इसके अल्टीमेट एडिशन की कीमत भी तो है। सही कहा। इसका जो अल्टीमेट एडिशन है, जिसमें वो सारे एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं जो एंटरप्राइज बैकएंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं, वो बिल्कुल मुफ्त नहीं है। उसकी लाइसेंसिंग फीस काफी अच्छी खासी है। लेकिन फिर भी अगर हम आधुनिक बैकएंड डेवलपमेंट की बात करें, खासकर उन टीमों की जो माइक्रो सर्विसेज बना रही हैं या क्लाउड नेटिव काम कर रही हैं, तो वे इंटेलिजे की ही कसम क्यों खाते हैं? हमारे स्रोतों में स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट और कॉटलिन के साथ इसके एकीकरण की बहुत बात की गई है। ऐसा लगता है जैसे मॉडर्न जावा इकोसिस्टम के लिए ये डिफॉल्ट टूल बन गया है। और इसके पीछे एक बहुत ठोस कारण है। आधुनिक डेवलपमेंट में उत्पादकता ही सबसे बड़ी कुंजी है। आप फ्रेमवर्क सेट करने में समय बर्बाद नहीं कर सकते।
इंटेलिजेंस का स्प्रिंग बूट के साथ जो इंटीग्रेशन है वो इतना स्मूथ है कि टूल आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, आपके डेटाबेस कनेक्शन और आपके रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट्स को अपने आप समझ लेता है। मतलब बहुत सारा मैनुअल काम अपने आप हो जाता है। बिल्कुल। और जहां तक कॉटलिन की बात है तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि कॉटलिन को उसी कंपनी ने बनाया है जिसने इंटेलिजेंस को बनाया है। JetBrains। जी। तो जाहिर है कि कॉटलिन के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन और गहरा सपोर्ट इंटेलिजेंस में ही मिलेगा। एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि आधुनिक डेवलपर्स को बहुत आकर्षित करती है वो है इसका यूज़र इंटरफेस। जब आप इक्लिप्स खोलते हैं तो कई बार वो बहुत क्लटर्ड लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी हवाई जहाज़ का कॉकपिट हो जहां हर तरफ बस बटन और मेन्यू ही मेन्यू है। जो एक नए डेवलपर के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। हाँ, जबकि इंटेलिजेंस का यूआई मैंने देखा है कि बहुत साफ और इंट्यूटिव है। इंटेलिजे का डिजाइन फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। उनका यूजर इंटरफेस बहुत ही आधुनिक है। सब कुछ बहुत सलीके से व्यवस्थित है और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर काम कीबोर्ड शॉर्टकट से बहुत तेजी से हो जाते हैं। ताकि फोकस कोड पर रहे। बिल्कुल। इसका उद्देश्य यही है कि डेवलपर का पूरा ध्यान सिर्फ कोड पर रहे, ना कि टूल को नेविगेट करने में। यह मानसिक थकान को काफी कम करता है, जो लंबे समय तक कोडिंग करते समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अब हम इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ गए हैं। इस सब का आखिर मतलब क्या है? हमारे पास दोनों दिग्गजों का पूरा प्रोफाइल है। एक्लिप्स का अपना दशकों का भरोसा है और इंटेलिजे की अपनी आधुनिक स्मार्टनेस। लेकिन जब बात वास्तविक परिस्थितियों में इनका उपयोग करने की आती है, तो एक टीम को या एक डेवलपर को क्या चुनना चाहिए? देखिए, जब हम इस डेटा का विश्लेषण करते हैं तो चुनाव पूरी तरह से आपकी परिस्थिति, आपके प्रोजेक्ट की मांग और आपके अंतिम लक्ष्य पर निर्भर करता है। अगर हम कुछ विशिष्ट उपयोग के मामलों की बात करें, मान लीजिए आप एक ऐसे सरकारी विभाग या बहुत बड़े कॉरपोरेशन में हैं जहां सुरक्षा नीतियां बहुत सख्त हैं। आप किसी बाहरी कंपनी को हर साल हजारों डॉलर्स लाइसेंसिंग के लिए नहीं दे सकते। और अप्रूवल लेने में महीनों लग जाएंगे। बिल्कुल। आपके पास 20 साल पुराना कोड बेस है जिसे बस सुरक्षित रूप से चलाना है, और आपको अपने एनवायरनमेंट पर असीमित नियंत्रण चाहिए। ऐसी स्थिति में बिना किसी संदेह के इक्लिप्स आपका सबसे अच्छा और सही विकल्प है। वो ओपन सोर्स का लचीलापन और लेगेसी सपोर्ट बेजोड़ है। लेकिन अगर स्थिति बिल्कुल उलट हो, मान लीजिए एक टेक स्टार्टअप है जो अपना नया प्रोडक्ट बना रहा है, उन्हें मार्केट में जल्दी पहुंचना है। टाइम टू मार्केट उनके लिए सबसे जरूरी है। जी, और वे कॉटलिन और स्प्रिंग बूट का इस्तेमाल करके नई क्लाउड नेटिव बैकएंड सर्विसेज लिख रहे हैं। उन्हें जटिल रिफैक्टरिंग करनी है और उनकी टीम को ऐसे टूल की जरूरत है जो डेवलपर की उत्पादकता को कई गुना बढ़ा दे। तो ऐसी स्थिति में इंटेलिजे आइडिया विजेता बनकर उभरता है। स्टार्टअप्स और आधुनिक टीमों के पास सेटअप में बर्बाद करने के लिए समय नहीं होता। उन्हें वो स्मार्ट असिस्टेंस चाहिए जो उनके कोड की गुणवत्ता बढ़ाए और गलतियों को कम करे, ताकि वे इनोवेशन पर ध्यान दे सकें। इस पूरी बहस का संश्लेषण करने के लिए एक बहुत ही आसान और बेहतरीन एनालॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो मुझे लगता है कि यहाँ एकदम फिट बैठती है। इक्लिप्स को आप एक खाली लेकिन बेहद मजबूत टूल बॉक्स की तरह समझ सकते हैं। ये उदाहरण बहुत सटीक है। आप बाजार जाते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग पेचकस, हथौड़े और गैजेट्स चुनकर लाते हैं। आप उस बक्से को बिल्कुल अपने तरीके से कस्टमाइज करते हैं। ये पूरी तरह से आपका अपना टूल बॉक्स है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमेशा आपके पास रहेगा, बिना किसी सब्सक्रिप्शन फीस के। और दूसरी तरफ इंटेलिजे एक स्मार्ट रोबोटिक असिस्टेंट की तरह है, जो आपकी जरूरतें पहले से समझ लेता है। जी। आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और जैसे ही आप कोई खास काम करने के लिए अपना हाथ पीछे बढ़ाते हैं, वो असिस्टेंट ठीक वही पाना आपके हाथ में थमा देता है जिसकी आपको उस वक्त जरूरत थी। वो आपके काम करने के तरीके को गहराई से समझता है। लेकिन उस असिस्टेंट की भी एक कीमत है। बिल्कुल। उस स्मार्ट असिस्टेंट को अपने पास रखने के लिए आपको उसे काम पर रखना पड़ता है, उसकी फीस देनी पड़ती है और उसे काम करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा, यानी आपके सिस्टम के रिसोर्सेज की जरूरत होती है। ये एनालॉजी सच में पूरी तस्वीर साफ कर देती है। कुछ डेवलपर्स को हर चीज पर अपना नियंत्रण चाहिए होता है। वे अपना टूल बॉक्स खुद सजाना पसंद करते हैं, उन्हें वो स्वतंत्रता चाहिए। और कुछ डेवलपर्स चाहते हैं कि टूल उनका काम आसान करे, ताकि वे सिर्फ कोड लॉजिक पर फोकस कर सकें। यही कारण है कि ये चुनाव कभी भी वन साइज फिट्स ऑल नहीं हो सकता। जो डेटा हमने देखा है वो यही साबित करता है कि कोई भी एक टूल हर परिस्थिति के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। साल 2026 में भी ये बहस इसलिए जीवंत है क्योंकि दोनों ही आईडीज ने वास्तविक दुनिया के डेवलपमेंट में खुद को बार बार साबित किया है।
और दोनों का अपना एक वफादार यूजर बेस है। जी, चुनाव पूरी तरह से प्रोजेक्ट की मांग, टीम के वर्कफ्लो और निजी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। तो आज की इस चर्चा से हमें बहुत सी स्पष्टता मिली है कि कैसे एक्लिप्स का असीमित लचीलापन और इंटेलिजे की आधुनिक स्मार्टनेस अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स को आज भी पावर कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी गहन चर्चा के अंत में मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार आ रहा है जो थोड़ा विचारोत्तेजक है। आज हम 2026 में बैठकर डेस्कटॉप पर इंस्टॉल होने वाले इन भारी भरकम टूल्स की तुलना कर रहे हैं। हम रैम की खपत, प्लगइन्स और रीफैक्टरिंग फीचर्स पर बहस कर रहे हैं। पर जिस तूफानी रफ्तार से एआई और मशीन लर्निंग कोडिंग की दुनिया में अपना दखल बढ़ा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हम एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं? जरा सोचिए, भविष्य में क्या हमें इन डेस्कटॉप आईडी की जरूरत भी पड़ेगी? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। या फिर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एक ऐसे युग की ओर बढ़ रहे हैं जहां सारा डेवलपमेंट पूरी तरह से क्लाउड आधारित और एआई संचालित होगा। एक ऐसा भविष्य जहां शायद हमें कोड की एक लाइन भी टाइप ना करनी पड़े। हम सिर्फ एआई को प्राकृतिक भाषा में निर्देश देंगे कि हमें कैसा सिस्टम चाहिए और वो हमारे सोचने से पहले ही पूरा कोड बेस जनरेट कर देगा, उसे टेस्ट कर लेगा और सर्वर पर डिप्लॉय भी कर देगा, जहां डेवलपर सिर्फ एक सुपरवाइजर की भूमिका में रह जाएगा। बिल्कुल। क्या उस दुनिया में इक्लिप्स के कस्टमाइजेशन या इंटेलिजेंस के स्मार्ट ऑटो कंप्लीट का कोई काम रह जाएगा, या ये दोनों दिग्गज सिर्फ तकनीकी इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएंगे? ये एक ऐसा महत्वपूर्ण सवाल है जो हर डेवलपर को खुद से पूछना चाहिए। और शायद यही हमारी अगली चर्चा का विषय भी हो सकता है। बिल्कुल। आज की इस बेहतरीन और गहन चर्चा में जुड़ने के लिए और इस स्रोत सामग्री का इतनी गहराई से विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को भी ये चर्चा जरूर नई चीजें सोचने पर मजबूर करेगी। नए विचारों के साथ फिर मिलेंगे।